जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रिजल्ट गुरु पर। जी हां दोस्तों, आप सभी राजस्थान के भाइयों के लिए या फिर राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए एकदम हार्दिक खुशी का माहौल आ चुका है। जी हां, राजस्थान के जितने भी अभ्यर्थी आपकी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे थे या अन्य तैयारियों में लगे थे, साथ में वो राजस्थान पुलिस की तैयारी करना चाहते थे, उनके लिए एकदम खुशखबरी का माहौल आ चुका है। जी हां दोस्तों, आप लोग एकदम तैयारी में जुट जाइए। जी हां, आपकी राजस्थान पुलिस की वैकेंसियां आ चुकी हैं, जिसमें हम आपको पूरी तरीके से एक एक नोटिफिकेशन के बारे में बताएंगे कि नोटिफिकेशन आ चुका है, उसमें कौन से अभ्यर्थी पात्र होंगे, कौन से अपात्र होंगे, कौन कौन से अभ्यर्थी ये गलती नहीं करेंगे जिससे फॉर्म रिजेक्ट ना हो, सिलेबस क्या होगा, पात्रता आपको है, कैसे प्रोसेस होगी सिलेक्शन प्रोसेस की, सारी चीजों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं हम लोग, और वीडियो को पूरा लास्ट तक देख के जाए पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे साथ बने रहिए रिजल्ट ग्रुप पर। जी हाँ, देखिए ये आपकी राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका पहला ही नोटिफिकेशन है, इसको खोलेंगे तो ये डाउनलोड होने के बाद इस तरीके से देखो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए, इसमें कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के द्वारा ये किया गया है। और देखो इसका विषय क्या था, विषय क्या है आपका, कांस्टेबल भर्ती हेतु विज्ञप्ति वर्ष 2023। और नोटिफिकेशन का दिनांक कितना है आपका, 3 अगस्त 2023। नोटिफिकेशन का दिनांक भी आपको दिख गया है, 3 अगस्त 2023 को ये नोटिफिकेशन है। इस चीज के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब इसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें साफ साफ बोला गया है कि राजस्थान के जो अंदर होती है समान पात्रता परीक्षा, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 में निम्नानुसार न्यूनतम प्राप्तांक आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन के बाद जितने लोगों ने अंक प्राप्त किए थे वो इतने अभ्यर्थी मान्य है। तो उसकी लिस्ट क्या है, अगर मान्यता की बात करेंगे तो वो क्या क्या है आपकी, तो कितने कितने लोग जो मान्य माने जाएंगे वो कौन कौन से हैं। तो बात करते हैं इसमें, देखो सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, जो ईडब्ल्यूएस है, और क्या है ईवीएस है, ईवीसी है, या फिर ओबीसी है, या फिर ईडब्ल्यूएस है, जो कैंडिडेट होंगे जो जिनको कितना प्राप्त करना है, समान पात्रता परीक्षा 120 अंक 40%। और एससी और एसटी के लिए क्या 108 36% अंक। और ट्राइबल सब प्लेन एरिया के अंदर क्या टीएसपी वालों के लिए 90 अंक 30%। अगर इतना अंक या इतने प्रतिशत आप लोगों को प्राप्त है समान पात्रता परीक्षा में, तो जी हाँ आप लोग इसके लिए एलिजिबल है, योग्य माने जाएंगे। तो चलिए आगे बताते हैं और किसके। अब देखो आवेदन के बारे में, आपका आवेदन जो है पत्र ऑनलाइन राजकॉम इंफॉर्मेशन सर्विसेज लिमिटेड द्वारा संचालित ई मित्र कियोस्क सुविधा जन सुविधा केंद्र कॉमन सर्विस सेंटर विभाग की वेबसाइट पर विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाश होने के बाद आप कब से कब तक भर सकते हैं, ये 7 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, जिनको आप इसके बीच में भर सकते हैं। और आपको कहां भरने होंगे ये आपको दिखाई दे रहा है, आप आवेदन पत्र ऑनलाइन .com पर, राजस्थान की जो .com है उस पर जाके भर सकते हैं, और अन्य चीजों के थ्रू भर सकते हैं। तो ये चीज आपको पता चल गई है। और देखिए इसमें साफ साफ एक चीज मेंशन की गई है, देखिए ऑनलाइन पत्र की अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना ही जल्दी से भर देंगे, जिससे क्या आपको लाभ हो जाएगा। आवेदन पत्र की अंतिम तिथि के पश्चात 28/8/2023 से लेकर 30/8/2023 तक आवेदन पत्र में संशोधन। अगर जितने भी व्यक्तियों का क्या होता है, आवेदन भरते समय कोई भी त्रुटि या संशोधन के लिए कोई चीज रह जाती है, तो इसके लिए 2 दिन की विंडो खुलेगी। ये 2 दिन यानी कि टोटल 3 दिन की विंडो होगी, 28 से लेकर 30 तक। तो ये 3 दिन की विंडो होगी, इसमें त्रुटि सुधार के लिए आप पे लिंक जनरेट किया जाएगा, उसको लिंक को आप सही तरीके से यूज करके अपना आवेदन पत्र सुधार सकते हो। तो ये चीज है। और इसके बाद अगर कोई भी किसी भी प्रकार का करता है तो इसके लिए आपकी स्वीकार नहीं की जाएगी। और त्रुटि सुधार के लिए कितना शुल्क है, 300 रुपए, ये भी बता दिया है। अब देखो आवेदक द्वारा केवल एक ही जिला यूनिट के लिए एक ही आवेदन किया जाएगा। अगर एक ही जिला के लिए केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा, ये बात है, ठीक है। चलिए आगे चलते। आवेदन प्रक्रिया कहां से होगी, देखो ऑनलाइन करने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पोर्टल किस पे जाना पड़ेगा, ऑनलाइन पोर्टल है जो राजस्थान का, उस पर जाना पड़ेगा। उसका recruitment.rajasthan.gov.in पर, या फिर आपका क्या है अप्लाई क्लिक पर, या फिर SSO पोर्टल है क्या है आपका राजस्थान.gov.in से, या फिर क्या सिटीजन ऐप G2C में उपलब्ध होगा। रिक्रूटमेंट स्टेप 2 का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी क्या करेंगे, अप्लाई नाउ पर क्लिक करके। और साथ ही में क्या होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यदि अभ्यर्थी OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बारी पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया, तो अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम OTR टैब पर अपनी कैटेगरी या गृह राज्य का विवरण
दर्ज करके शुल्क का भुगतान करना हो। तो ये सारी चीज बताई गई है। तो सबसे पहले ओटीआर का काम करना होगा, उसके बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन का, फिर उसके बाद ये सारे काम करें। आवेदन में अभ्यर्थियों को ओटीआर, ठीक है, समय भरी गई कैटेगरी की स्थिति व गृह राज्य के अनुरूप ही ऑप्शन मिलेंगे। तो आप लोग जो ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन भरेंगे उसको केयरफुली भरेंगे, जैसा आपने जिला भरा है और जैसी कैटेगरी भरी है उसी हिसाब से आगे को भरने के लिए आपको ऑप्शन आएंगे। तो ये पूरी चीज बता दी गई है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग इसमें। और देखो ऑनलाइन पत्र, देखो अभ्यर्थी को इस ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रख लेना, क्योंकि जब आप पीएचडी देने जाओगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। देखो एक बार ही अभ्यर्थी एक बार ही पंजीकरण शुल्क का आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व सुनिश्चित कर लें, ताकि भुगतान संबंधित ट्रांजेक्शन लंबित होने का सत्यापन रहते समय, अन्यथा इसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं होगी। अगर किसी भी तरीके से आपने ट्रांजेक्शन कर दिया, ट्रांजेक्शन आपका फंस गया है, पैसे फंस गए हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आयोग की नहीं होगी। उसने साफ साफ बोल दिया टाइम से अपना पेमेंट कर दें। तो ये सारी चीजें, और साथ ही में क्या बता दिया उसने, ये बता आवेदक स्वयं का ही मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दर्ज करें, इसे ना बदलें, ठीक है। अगर आपने ईमेल आईडी और जो भी डाला अपना ही यूज करें, उसे ना बदलें जब तक कि भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, जिससे कि आपको फायदा होगा, इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी टाइम से टाइम। ये देखो ठीक है भाई लोग, तो आगे बात करते हैं हम लोग। हाँ जी, और इसका पूरा है आपको ईमेल। हाँ अब देखो नोट क्या चीज है, ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र का लिया हुआ प्रिंट शारीरिक दक्षता के समय क्या होगा, अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय लाना अनिवार्य होगा, तो आप लोग इसको ध्यान रखना। तो ये पेपर क्या हो जाए, अनिवार्य हो जाएगा आपका, ठीक है, लाना अनिवार्य होगा। तो इसलिए आपको मैंने पहले ही बताया प्रिंट क्या सुरक्षित रखना, जिससे क्या हो आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे देखिए इसमें अन्य चीजें भी देखो, पंजीयन शुल्क के बारे में दिया गया है। जो आपका अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी या फिर सामान्य वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या राजस्थान के क्या बाहर के आवेदकों के लिए क्या होगा, 600 रुपए होगा। और अन्य की बात की जाए तो केवल 400 रुपए होगा। एसटी एसटी या फिर टीएसपी जो भी होंगे, तो ये अति पिछड़ा वर्ग में ईबीसी है, तो ये सारी चीज क्या होंगे, 400 रुपए। अब शारीरिक मापतौल की बात की जाए, शारीरिक दक्षता है मापतौल परीक्षा, तो इसमें क्या है, अगर आपने जो सीबीटी या रिटन टेस्ट पास करते हैं उसमें बताया गया मेरिट में क्रम 15 गुना अभ्यर्थियों को ही, ठीक है, मेरिट में कितने अभ्यर्थियों को, केवल 15 गुना अभ्यर्थियों को ही शारीरिक दक्षता परीक्षा, दौड़ एवं मापतौल परीक्षा के लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे, या डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति क्या हो, डाक का इंतजार ना करेगा, ऑनलाइन ही। तो आपको जो शारीरिक मापतौल परीक्षा के लिए जितनी भी वैकेंसी होंगी उसके 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, ये क्लियर कर दिया है इसने। तो आप लोग तैयार रहें तो अच्छी तरीके से। और शारीरिक मापतौल परीक्षा होते ई प्रवेश पत्र कहाँ होंगे, सूचना समाचार पत्रों वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। तो अभ्यर्थी अपनी ये सारे प्रवेश पत्र की जानकारी लेने के लिए लगातार वेबसाइट पर रेगुलरली अपना क्या करते रहेंगे, चेकअप करते रहेंगे, और हम इसकी जानकारी आपको देते रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और देखो इसकी जानकारी आपको प्रवेश पत्र संबंधी सूचना ईमेल या मोबाइल, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था जिसका बोला गया था, आप लोग इसको नहीं बदलोगे, उस पर भेज दी जाया करेगी। भरते हेतु रिक्त पद क्या है, देखो अब सबसे बड़ी बात है इसमें, सबसे अच्छा जो आरक्षित पद है, जितने भी लोग आपके क्या राजस्थान के खेल कोटे यानी खेल से संबंधित हैं, तो उनके लिए जो उत्कृष्ट खिलाड़ियों को कोटे के लिए कितना है, 56 सीटें ऑलरेडी रजिस्टर्ड की गई हैं। तो जितने भी लोग आपके राजस्थान के अंदर खेल कोटे से संबंधित है, वो लोग इस पर आराम से, बड़े आराम से कर सकते हैं, उनके लिए रिजर्व्ड अलग है ये पोस्ट, ठीक है। तो चलिए, तो महिलाओं के लिए देखो 30% अलग से रिजर्वेशन दिया गया है, जिसके बारे में यहाँ बात की गई है। महिलाओं के लिए रिजर्वेशन कितना, 30%, 36 रिजर्वेशन है हर कैटेगरी के अनुसार, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें, और हाँ देखो इसमें एक चीज और बात की गई है, तो 30% आरक्षण में से 8% विधवाओं के लिए, 2% विच्छिन्न विवाह तलाकशुदा महिलाओं के लिए होगा। तो 30% में से जो और अंदर कट कर दिया गया है, तो 8% किसके लिए होगा, आपका विधवा, जो महिलाएं विधवा हैं जिनके पति नहीं है उनके लिए, और दूसरा क्या 2% क्या तलाकशुदा स्त्रियों के लिए भी ये अलग से चयनित किया गया। तो ये सारी चीजें यहाँ पर। अब क्या किसी विशेष वर्ग में पात्र अथवा उपयुक्त महिला विच्छिन्न विवाह अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध ना होने की दशा में इस प्रकार की आरक्षित अभ्यर्थियां उसी वर्ग की महिला आरक्षित से बढ़ जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, वहां सीटें नहीं है इनके लिए रिजर्व,
तो कैटेगरी वाइज उनका चयन होगा। ठीक है, तो ये भी बात कर दी गई है। स्पष्टीकरण क्या, महिला आवेदक होने की स्थिति में समक्ष प्राधिकारी द्वारा पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं प्रत्यक्षता विधवा विच्छिन्न महिला को विवाह विच्छेद का न्यायालय डिक्री द्वारा प्रस्तुत करना होगा। तो ये सारे आपके प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करने होंगे जिससे कि आप मान्य हो सको अपने रिजर्वेशन के लिए। अब देखो भूतपूर्व सैनिकों की बात की गई है, इसमें भूतपूर्व सैनिकों को कितना रिजर्वेशन तय किया गया है। भूतपूर्व सैनिक हैं जो हमारे 12.5% पद आरक्षित है, यानी कि 12.5% पद किसके लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। तो इस पर भी आप लोग ध्यान रखेंगे और इसका अलग अलग क्रमानुसार अलग अलग तरीके से है। तो ये सारी चीजें ठीक। तो और आगे क्या देखो, इसमें देखो किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा राज्य के अधीन किसी भी लोक सेवा में नियोजन स्वीकार कर लेने के बाद वह भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा खो देगा। ठीक है, अगर भूतपूर्व सैनिक और राज्य के किसी भी किसमें उसने लोक सेवा में कोई भी पब्लिक सेक्टर के अंदर क्या कर लिया है, नियोजन स्वीकार कर लिया है और वो हो गया, तो उसके बाद वो भूतपूर्व सैनिक नहीं रहेगा। ये बात है, वह केवल लोक सेवक के रूप में ही मान्य माना जाएगा। अर्थात भूतपूर्व सैनिक के रूप में देय आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उपरांत लोक सेवा के किसी भी पद पर पुनर्नियोजन स्वीकार करते ही उसका भूतपूर्व सैनिक के रूप में कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकार सामान्यतः समाप्त समझा जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक था, उसने किसी भी अन्य चयन प्रक्रिया में शामिल हो गया और पद को क्या कर लिया स्वीकार, तो फिर उसको अब क्या नहीं समझा जाएगा, भूतपूर्व सैनिक नहीं समझा जाएगा। ये क्लियरली मेंशन किया गया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसको भी, जितने भी भूतपूर्व सैनिकों से। अब टीएसपी के अनुसूचित जनजाति के लिए, तो ये भी इसके लिए भी अपना अलग अलग किया गया। तो देखो इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है। तो टीएसपी के थ्रू जो जनजाति क्षेत्रों के लिए 45%, जो टीएसपी के अंतर्गत आते हैं उसके अंदर अनुसूचित जाति हेतु क्या है 5% और शेष 50% अनारक्षित पद होंगे। जो टीएसपी के लिए क्या है, ट्राइबल सब प्लान एरिया के लिए है, तो ये उसके लिए है। ट्राइबल सब प्लान एरिया के अंदर ये है कि अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है 45%, 5% क्या है अनुसूचित जाति के लिए, बाकी क्या है सब अनारक्षित है पद। अब देखो यहां से अलग से एक चीज और बताई गई है, तो ईबीसी वर्ग के लिए क्या है 5% का, ठीक है अनुसार। और अन्य में देखो क्या है, कार्मिक वाक्य अधिसूचना के अनुसार सामान्य वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी 8 लाख से रुपए से कम है इनकम, उन्हें आर्थिक कमजोर रूप से ईडब्ल्यूएस मानते हुए कितने % का रिजर्वेशन है, 10% का रिजर्वेशन के लिए अलग अलग तरीके से दिया गया है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए क्या है, जो उत्कृष्ट खिलाड़ी जो अभी बता दिया रिजर्वेशन, जो स्पोर्ट्स कोटे के व्यक्ति थे उनके लिए रिजर्वेशन कितना है, उनके लिए 56% रिजर्वेशन अलग से ही है मान्य कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए भी ध्यान रखना। चलिए राजस्थान से बाहर के अभ्यर्थी, देखो साफ साफ इसमें मेंशन किया है जो अदर स्टेट वाले व्यक्ति होंगे तो उनका चयन किस तरीके से होगा, तो ये बात की गई है। ठीक है, तो राजस्थान से अलग चयन वाले भर्तियों का किस तरीके से होगा, राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थी राजस्थान के अलावा किसी भी अन्य राज्य के किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी हो तो वो किसके थ्रू चुने जाएंगे, जी हाँ उनका चुनाव होगा राजस्थान के सामान्य प्रक्रिया के अनुसार। उनको क्या माना जाएगा, जनरल कैंडिडेट माना जाएगा। अदर स्टेट वालों का उनका कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, सिर्फ क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा। अब वेतन और पेंशन के लिए क्या है, वेतन मानो पेंशन आपको लिए यहाँ नियुक्त की गई है, तो वेतन और पेंशन के लिए क्या है, तो वेतन और पेंशन जो होगी 2 वर्ष की कालावधि के लिए जो अपने अभ्यर्थी चुने जाएंगे उनको क्या दिया जाएगा, पहले 14,600 रुपए मासिक और मासिक फिक्स ये है पर परिश्रमिक देय होगा। तत्पश्चात 2 वर्ष के बाद उसको सातवें वेतन आयोग के अनुसार जो भी सुविधाएं होंगी वो दी जाएंगी। तो इसमें साफ साफ भर्ती हेतु पात्रता योग्यता छूट, तो इसमें क्या है भर्ती हेतु पात्रता जो छूट है तो उसके लिए भी बात की गई है। तो अभ्यर्थी को देखो नागरिकता के बारे में, या तो वो भारत का नागरिक हो या नेपाल का या भूटान का नागरिक हो, प्रव्रजन नागरिक हो। ठीक है, और क्या है अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन का व्यवहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। 2 चीजें इसमें क्लियर मेंशन की गई है। भारत का नागरिक होना चाहिए, देवनागरी लिपि में राजस्थान की संस्कृति का जानकार होना चाहिए, तभी वो लोग क्या होंगे एकदम से एलिजिबल माने जाएंगे। और शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, देखो शैक्षणिक योग्यता क्या है, जिला पुलिस इंटेलिजेंस में क्या है आपका प्राप्त स्कूल या किसी बोर्ड से सीनियर सेकेंड या 12th स्टैंडर्ड पास किया हो। और पुलिस दूरसंचार में क्या है भौतिक विज्ञान एवं गणित कंप्यूटर के साथ विज्ञान विषय में सीनियर सेकेंड यानी 12th किया हो। तो इसमें तो आपका कोई भी 12th वाला चल जाएगा, लेकिन दूरसंचार के लिए क्या चलेगा,
भौतिक विज्ञान से संबंधित व्यक्ति होना चाहिए और मैथ से संबंधित, जो कि 12th स्टैंडर्ड हो। इसमें देखो एक चीज और, पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर पद के आवेदन हेतु विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से 1 वर्ष पूर्व का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और जो आपका ड्राइविंग पद के लिए चयनित होंगे उनके लिए LMB और HMB का लाइसेंस होना चाहिए 1 वर्ष कम से कम पूर्व का। अगर आयु सीमा की बात की जाए तो आपको अलग अलग तरीके से आयु सीमा के अनुसार सभी, देखो ये 1989 के नियम के अनुसार क्या होगा, इसका चयन किया जा रहा है, ठीक है। नियम 11.3 अनुसार ऊपरी आयु में सभी आवेदकों के लिए 1 वर्ष का शिथिलन, यानी कि 1 वर्ष का रिजर्वेशन दिया गया मैक्सिमम एज के अनुसार। तो इसमें होगा 17/2018 के अनुसार आयु की गणना 1 जनवरी 2024 के आधार मान का निम्नानुसार की जाएगी। तो ये सारी चीजें दे दी है। सामान्य के लिए क्या, निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। तो पुरुष और महिलाओं के लिए 1/1/2006 और पुरुषों के लिए देखो निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं हो। अधिकतम आयु मैक्सिमम क्या होगी, अगर इससे पूर्व का, तो आपका देखो 2000 और 2006 के बीच का जन्म होना चाहिए तो आप मान्य होंगे। महिलाओं के लिए क्या, 1995 से 2006 के बीच का जन्म होना चाहिए। ये क्या है, ये जो सामान्य के लिए। अभी EWS SC ST और BC के लिए थोड़ा 2006 यहाँ 1995 और महिलाओं के लिए 1990। तो इस तरीके से आपका सभी जगह निर्धारण कर दिया गया है। तो आप लोग इसको चेक कर लेना आपका नोटिफिकेशन में। कांस्टेबल के आवेदकों के लिए भी ये अलग से दे दी गई है, उनके लिए भी अलग से है। शारीरिक मापदंड क्या है, देखो शारीरिक मापदंड की बात करेंगे तो ऊंचाई मैक्सिमम पुरुषों के लिए कितना है 160 महिलाओं के लिए 152, 152 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए, और पुरुषों के लिए कितनी होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। और सीना जो चेस्ट होगा तो वो क्या होता है आपका, बिना फुलाए कितना होना चाहिए 81, और फुलाने पर क्या होना चाहिए 86। यानी कि अगर आपका इससे ज्यादा भी होता है तब भी आपको मिनिमम 81 होना चाहिए, मैक्सिमम 86 है। लेकिन इससे ज्यादा है फिर भी आपको क्या होगा 5% फुलाव जरूरी है, जिससे कि आपका डायाफ्राम चेक हो जाता है, और इसके लिए लागू नहीं होता है। अब देखो इसमें न्यूनतम वजन पुरुषों के लिए लागू नहीं होती है, महिलाओं के लिए कितना होना चाहिए 47.5 किलोग्राम। इससे कम वजन वाली महिलाएं इस कैटेगरी में क्या नहीं की जाएंगी, शारीरिक जो मापतौल होगी परीक्षा उसमें फेल कर दी जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखो, अब इसमें थोड़ी छूट की बात की गई है। यदि सामान्य क्षेत्र के उपरोक्त बढ़े शारीरिक दंडों के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध नहीं होते, उन्हें ऊंचाई और सीने में 5% की छूट प्रदान की जाएगी। और समस्त महिला अभ्यर्थियों को न्यूनतम ऊंचाई 52 सेंटीमीटर, वजन इतना ही, किसी भी प्रकार की छूट दे नहीं है। महिलाओं के लिए कोई भी छूट नहीं है, ये आप ध्यान रखना, वो सिर्फ पुरुषों के लिए थी। तो आप मतलब अपना मिसकनेप्शन मत हो जाना, गलत इंफॉर्मेशन मत सुन लेना। चिकित्सीय मापदंड है आपका, देखो चिकित्सा जो न्यूनतम दृष्टि है वो कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम दृष्टि आपका साफ साफ बोल दी गई है, न्यूनतम दृष्टि 6x6 बेहतर आंखें तथा 6x9 72 आंखें अवश्य होना चाहिए। 6x6 से 6x9 के अनुसार 13/3/2020 के अनुसार ये पूरा नियम जारी किया गया है। और अभ्यर्थी मानसिक रूप से क्या होना चाहिए, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य और आज सब विकारों से क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, तभी वो क्या माना जाएगा, एलिजिबल माना जाएगा। अन्यथा अगर कोई भी दिक्कत मिलती है तो वो अनएलिजिबल, अयोग्य करार दिया जाएगा, अनएलिजिबल करार दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, और देखो नौकनी, नसें फूली होनी चाहिए, और क्या स्क्विड्स, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर कलर ब्लाइंडनेस, हकलाकर बोलना, और फ्लैट फुट, हार्निया, और क्या सर्जिकल प्रॉब्लम्स या फिर अन्य कोई भी विकृति, अंग भंग जो कर्तव्य पालन में बाधक हो नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी समस्या है तो कृपया आप फॉर्म ना बनाएं, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप पेपर तो दे लेंगे लेकिन कहां रिजेक्ट हो जाओगे, आप PST में जाकर रिजेक्ट हो जाओगे। इसने क्लियरली ही मेंशन कर दिया है अपने। देखो अयोग्यता, तो अयोग्यता के क्या है, अब देखो जितने भी हैं ये बहुत ज्यादा भी चल रहा है। तो अयोग्यता क्या है, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी होने पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। आपके क्या एक से अधिक जीवित पति या पत्नी है तो आप लोग इसमें मान्य नहीं हो, नियम की कार्रवाई से छूट दी जाएगी। यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष अधिकार है, अगर आपके पास स्पेशल राइट्स हैं सरकार के थ्रू तो आप मान्य होगे। अब ये क्या है, देखो इसमें भी एक चीज है, कोई भी अभ्यर्थी जिनके पास 1/6/2002 या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हुआ। अगर किसी भी तरीके से आपके पास 2 से अधिक संतान है 2002 के बाद, तो आप लोग इसमें मान्य नहीं किए जाओगे, आपका फॉर्म स्वतः ही रिजेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर देखो एक चीज और बात की गई है, अगर आपका क्या कोई बच्चा एक पहले हो जाता है और 2006 के बाद क्या होता है जुड़वा बच्चा हो जाता है, उसको केवल एक इकाई के रूप में समझा जाएगा, तो इसलिए वो दो ही समझे जाएंगे, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर दो से ज्यादा तीसरा प्रसव होता है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये बात स्थिति में समझाई गई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ क्लियर है। तो और देखो इसमें एक चीज और मेंशन की गई है। हाँ अब देखो पुनर्विवाह उपरांत जन्मी प्रथम संतान के कारण नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं माने। अगर कोई भी पुनर्विवाह करता है और उसकी प्रथम संतान दो हो गए बच्चे और तीसरा बच्चा और हो जाता है पुनर्विवाह के पश्चात, तो वो अयोग्य नहीं माना जाएगा, वो प्रथम श्रेणी से माना जाएगा, ठीक है। तो ये सारी अभ्यर्थियों के लिए क्या होगा, आपका परिपत्र या विवाह पंजीकरण कराना जो करवाया जाना अनिवार्य है, तभी आपका क्या फॉर्म मान्य होगा। और किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने अपने विवाह में दहेज स्वीकार किया हो। अगर आपने दहेज स्वीकार किया और इसका रिपोर्ट होती है तो आप लोगों को इसके लिए मान्य नहीं माना जाएगा। और आयोग भर्ती के अलावा अन्य किसी संस्थान किसी भी परीक्षा से वंचित दीवार किया गया है तब भी आप लोग क्या होगा, मान्य नहीं होगे। तो ये सारी चीजें इसमें मेंशन कर दी है, ये आपकी अयोग्यता है, अयोग्य माने जाओगे इन कंडीशन में, ठीक है। चयन प्रक्रिया क्या है, चयन प्रक्रिया आपको दिखाई दे रही होगी, पीएसटी होगा, कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा आपका। कंप्यूटर आधारित टेस्ट जिसके बारे में आपकी बात की जा रही है, तो कंप्यूटर आधारित टेस्ट में क्या होगा, पीएसटी देखो योग्यात्मक क्वालिफाइंग होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या होगा, 150 क्वेश्चन, 150 नंबर, और ये आपके कांस्टेबल बैंड के लिए आपका सीबीटी लागू नहीं है। पात्रता परीक्षा इनके लिए इंटेलिजेंस वालों के लिए लागू नहीं है, बाकी इन दोनों के लिए लागू है और कांस्टेबल के लिए लागू है जो बैंड वाले हैं। और विशेष अयोग्यता किसके लिए, एनसीसी होमगार्ड पुलिस के लिए, तो यहाँ लागू है ये सारी चीजें, ये लागू नहीं है, यहाँ भी ये छूट नहीं मिलेगी, ये लागू नहीं होगा। तो इसमें देखो साफ साफ मेंशन किया कांस्टेबल बैंड के आवेदकों के लिए कंप्यूटर परीक्षा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आधारित नहीं है, तो उनके लिए कोई इसका जो पढ़ाई की जरूरत नहीं है, वो लोग सीधे जाके क्या करेंगे, आपका फिजिकल देंगे और दक्षता परीक्षा टेस्ट, अपना जो दक्षता परीक्षा होती है उसको पास करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें साफ साफ पहले ही बता दिया गया था, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कुल पदों के 15 गुने अभ्यर्थी बताए जाएंगे, तो ये पूरी जानकारी इसमें है। तो आगे बात करते हैं इसमें क्या है आगे। अब जैसे राजकीय चिकित्सक से शारीरिक दक्षता परीक्षण में भाग लेने तो शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र संबंधित केंद्र अथवा आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। अगर आप लोग स्वस्थ हो तो इसका प्रमाण पत्र आपको लेने के बाद ही सेंटर पे आप प्रवेश करें, जिससे कि आपको इस चीज की जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो अलग अलग दी गई है, कांस्टेबल के लिए पुरुषों के लिए 25 मिनट, 30 मिनट, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 30 मिनट, तो अलग अलग जानकारी है। तो इसके बारे में क्या है, ये 5 किलोमीटर की दौड़ के बारे में बताया गया। 5 किलोमीटर की दौड़ इस तरीके से आपकी मान्य की जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, पुरुषों के लिए 25 मिनट, महिलाओं के लिए 35, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 30 और ट्राइबल और टीएसपी वालों के लिए भी 30 है। चलिए आगे करते हैं हम लोग। शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मापतौल, ये पूरा ये क्या है, अगर जो भी असंतुष्ट अभ्यर्थी होंगे इस समय, ठीक है, तो उनके लिए क्या है, इसके लिए बारे में जानकारी दी गई है। देखो इसमें ये साफ साफ दे दिया गया है। देखो शारीरिक दक्षता में सफल अभ्यर्थियों केवल शारीरिक मापतौल, ठीक है, शारीरिक मापतौल परीक्षा पीएसटी में सम्मिलित किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होंगे उनको किया जाएगा। और अपील क्या है, शारीरिक मापतौल में असंतोष अभ्यर्थी, ठीक है, क्या है, समक्ष अपना देखो, अगर कोई भी व्यक्ति शारीरिक मापतौल परीक्षा में असंतुष्ट हो जाता है, तो अगर उसको लगता है मैं असंतुष्ट, तो वो तुरंत ही क्या करेगा, नगद 500 रुपए जमा कराकर उसी दिन अपील कर सकता है। परीक्षार्थी यदि अपील पर शारीरिक मापदंडों में सफल रहता है तो उसे दिया गया शुल्क वापस कर दिया जाएगा, उसे चयन प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाएगा। यदि वो सफल रहता है तो उसका क्या, वो शुल्क भी वापस मिल जाएगा और चयन प्रक्रिया में शामिल हो जाएगा। ये बात इसमें बता दी गई है। आगे देखो कंप्यूटर आधारित परीक्षा में क्या होगा, आपको देखो जो सिलेबस है, तो ये 3 तरीके से सिलेबस होगा। इसमें क्या 150 प्रश्न होंगे और फिर तो 150 प्रश्न होंगे, 2 घंटे के लिए होंगे, ठीक है। अंक प्रत्येक के लिए 1 होगा और 1/4 क्या होगी आपकी नेगेटिव मार्किंग, यानी कि अगर आपने गलत करते हो तो आप लोगों का कितने अंक कट जाएंगे, तो ये अंक कटते चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें बात कर ली गई है इसमें। तो 1/4 आपके लिए क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा। और सिलेबस क्या है, देखो विवेचना एवं तार्किक योग्यता, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान, तो क्या है ये चीजें, तो 60 प्रश्न आएंगे, इसके 60 अंक के होंगे। बाकी जीके और जनरल साइंस वगैरह वगैरह समसामयिक विषय, उसमें 45 नंबर 45 क्वेश्चन।
और राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल इत्यादि की भी जानकारी होनी चाहिए। इसके 45 क्वेश्चन आएंगे और 45 नंबर, तो आपका टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर होंगे, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, इसने आपको साफ साफ मेंशन कर दिया है। चलिए अब देखो इसमें एक चीज है, भूतपूर्व सैनिकों को कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने के संबंध में क्या दी गई है, 5% की छूट दी गई है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की छूट दे दी गई है, 5% की। ठीक है, तो 5% की छूट है। अगर देखो अति पिछड़ा या सामान्य वर्ग के हैं, सामान्य वर्ग और कमजोर वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं आपके, तो वो क्या कर सकते हैं, वो जो है आपको कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी, उसमें क्या 40% लाना होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 36% लाना होगा, तो इस चीज के बारे में बात की गई है। और सब ट्राइबल स्टेट के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णकांक लागू होने की कोई भी सीमा नहीं है। तो आप लोग इसमें देख सकते हो, और भूतपूर्व सैनिकों को 5% की छूट है। तो ये चीज जानकारी हो जाएंगे आपको। तो अन्य जानकारियां हैं यहाँ, तो विशेष योग्यता हेतु आवंटित अंक, तो विशेष योग्यता आपको देखो एनसीसी है, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट है और ए है तो 8 और 6 मिलेंगे। और होमगार्ड में आपने सेवा दी है तो होमगार्ड में आपको 3 वर्ष दी है तो 10 नंबर की छूट दी जाएगी। होमगार्ड में 2 वर्ष दी है तो 8 नंबर की, 1 वर्ष दी है तो 6 नंबर की। तो ये सारी चीजें बता दी गई है इसके अंदर। और पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए ये है, तो देखो एमए एवं एमएससी क्रिमिनोलॉजी साइबर सुरक्षा, तो इसमें 10 नंबर की छूट मिलेगी। सिक्योरिटी मैनेजमेंट में 8 की मिलेगी, या फिर उपरोक्त विषयों में डिप्लोमा प्राप्त किया है तो उसको 6 नंबर की। उपरोक्त तीनों में से अभ्यर्थियों के द्वारा इंगित कोई भी दो का विशेष योग्यता के अंकों की गणना के लिए उपयोग होगा। ठीक है, 2 का ही इसमें गणना की जाएगी, बाकी ज्यादा की गणना नहीं की जाएगी। तो ये सारी चीजें बता दी गई हैं। अब देखो दस्तावेज सत्यापन के बारे में बताया गया, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप सफल होने के बाद, ये सारी चीजें कंप्यूटर बेस्ड सफल होने के बाद कांस्टेबल पद के लिए क्या आवेदकों के लिए दस्तावेज सत्यापन हेतु भर्ती द्वारा पृथक तिथि निर्धारित की जाएगी, जिसकी सूचना आपको लगातार वेबसाइट पर मिलेगी या फिर दैनिक पत्रों में जारी कर दी जाएगी, और हम भी बता दिया करेंगे उसके बारे में। तो आप लोग इसकी जानकारी कहां से ले सकते हो, police.rajasthan.gov.in पर की जाएगी। आगे देखिए ये सारी चीजें, अन्य योग्यताएं, सोपान में पर कौन कौन से पत्र ले जाने हैं, तो ये चीज आपको पढ़ लेना। चयन सूची क्या होगी, चयन सूची का आपको सारी चीजों में चयन होने के बाद ही चयन सूची जारी होगी। स्वास्थ्य परीक्षण आपका किया जाएगा, मेडिकल टेस्ट होगा, अब क्या आएगा प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन, करेक्टर सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र का आपका सत्यापन किए जाएंगे। महत्वपूर्ण निर्देश है, तो अब देखो महत्वपूर्ण निर्देश में आपका क्या दिया गया महत्वपूर्ण निर्देश के अंदर। ठीक है, इसमें दिया गया जिस जिला यूनिट में जिस वर्ग लिंग के लिए पद रिक्त हैं उन्हीं के लिए आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। ऐसा नहीं क्या उसमें वो पद है ही नहीं और आप लोग क्या कर दो, अप्लाई कर दो, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको ध्यान देके आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो सारी जानकारी हमने पहले ही दे दी गई है, तो ये सारी अलग तरीके से जानकारी है। चलिए इसमें अगर बात करेंगे तो ये आपके लिए दिखाई दे रहा होगा, देखो ये देखो अपना अलग अलग देखो डिस्ट्रिक्ट वाइज नेम है और डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसियां, इसकी जानकारी आपको यहीं से मिल जाएगी। तो ऐसे ही अपने साथ क्या हो गया, इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेंगे तो ऐसी ही अमेजिंग जानकारी के साथ आप लोग जुड़े रहेंगे रिजल्ट ग्रुप पर। मैं आशा करता हूं आपसे इसको बहुत ही हेल्प मिलेगी, आप आवेदन प्रक्रिया में बहुत ही आसानी से इस चीज को समझ पाएंगे। चलिए जय हिंद दोस्तों, ऐसी अमेजिंग जानकारी के साथ जुड़े रहिए आप लोग रिजल्ट ग्रुप पर। जय हिंद दोस्तों।